बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट फॉर विजिटर वीज़ा सिर्फ 2 दिन में विजिटर वीज़ा पेरेंट्स के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान है। को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा प्रोसेस सिर्फ 20 दिन के अंदर कंप्लीट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट। माय नेम इज़ पवन कुमार एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। सो रिसेंटली मैंने अपनी मदर का विजिटर वीज़ा अप्लाई किया और उनकी बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट सिर्फ 2 दिन के अंदर आई और पूरे प्रोसेस में सिर्फ 20 दिन का टाइम लगा, फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टिल गेटिंग द पासपोर्ट स्टैम्प। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जनरल ओवरव्यू फॉर अप्लाइंग फॉर विजिटर वीज़ा फॉर पेरेंट्स। ये एक्चुअली में है क्या और इसका प्रोसेस क्या होता है और इसमें कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और जब हमारे डॉक्यूमेंट्स गैदर हो जाते हैं तो हमको वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर सबमिट करने होते हैं, कहाँ पर अप्लाई करने होते हैं। So we will be covering step by step process how to apply for a visitor visa wasting any money and without giving any money to any consultant and getting the stamped visa in just 20 days. तो इनिशियल स्टार्टिंग में मैं बहुत ही घबराया हुआ था। मैं सोच रहा था कि यार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा, इसको मैं कैसे कर पाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अप्लाई करूँ और विजिटर वीज़ा मेरी मदर का ना लगे, तो अगर नहीं लगेगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। बट जब मैंने ये अप्लाई किया तो मुझे लगा कि ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। कुछ चेंजेस आए हैं विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एक नया पोर्टल आया है, IRCC का पोर्टल है, जिसमें आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो थोड़ा न्यू प्रोसेस है, थोड़ा क्विक प्रोसेस है। और इस पोर्टल के थ्रू बहुत से स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट वीज़ा अपने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। बट GC की पोर्टल, GC की अकाउंट, GC की CIC हमारा जो अकाउंट है उसके थ्रू भी हम विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो हमारे जो 2 पोर्टल थे वो अभी तक चल रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। एंड प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। सो जो नया IRCC पोर्टल आया है ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा क्विक है, बिकॉज ये AI बेस्ड है। सो क्विक कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपका डिसीजन जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्विक कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा मोर एफिशिएंट है। बट इसकी अपनी अपनी ही लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अगर आप नया पोर्टल IRCC का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एक लिमिट होती है डॉक्यूमेंट साइज़ की, जो 2 MB है। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं एज़ कम्पेयर टू हमारा GC की अकाउंट और जो CIC और हमारा जो IRCC का जो अकाउंट है उसके थ्रू अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी लिमिटेशन है टू सबमिट द डॉक्यूमेंटेशन इज़ 4 MB। सो अगर हमारे फाइल साइज़ बड़ा है तो उसमें हमारे को दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बट IRCC में हमारे पास लिमिटेशंस हैं। सो यू कैन पिक एंड चूज़ अकॉर्डिंगली। मैंने स्पेशली अपना GC के अकाउंट यूज़ करके विजिटर वीज़ा को अप्लाई किया। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो नया IRCC पोर्टल है, एज आई मैंशन अर्लियर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। सो जैसे ही आप एप्लीकेशन डालते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पहले से ही डिसीज़न ले लिया जाता है, बिसाइड्स ये इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुँचे और वे कोई डिसीज़न ले। और दिस इज़ जस्ट इन द ट्राइड एंड टेस्टिंग फेज, सो इट विल गेट इम्प्रूव्ड इन द एसेंस ऑफ टाइम। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहता हूँ, हाउ टू कम टू कनाडा। और जो ये GC की वाला प्रोसेस है, ये पहले से ही ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड इट इज़ बीन वर्किंग फाइन। सो this is the best what I feel, but in case you wanted to try the IRCC portal, आप you can also try the IRCC portal. So मैंने अपनी मदर का जो विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है वो GC की पोर्टल के थ्रू ही यूज़ किया है, और पूरे प्रोसेस में एज आई मेंशन अर्लियर फॉर बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट इट टुक मी 2 days एंड द इंटायर प्रोसेस में मुझे सिर्फ टोटल 20 दिन ही लगे थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर बाबा के पास, जहाँ पर हम जाकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, हाउ टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा फॉर योर पेरेंट्स एंड गेटिंग द स्टैम्प वीज़ा इन जस्ट 20 days। अकाउंट और द GC की पोर्टल। सो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जिससे कि आप स्ट्रेट अवे नेविगेट करके इस वाले पेज पे आ जाएं और आपको कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मैं अकाउंट और क्या किया, अपनी मदर का एक अकाउंट क्रिएट किया, उनका यूज़र ID और एक पासवर्ड बनाकर, जिससे कि एंटायर प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाए। सो जो भी प्राइमरी एप्लीकेंट है वो अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकता है। सो
मेरे केस में मेरी मदर प्राइमरी एप्लीकेंट थी, तो मैंने उनका एक अकाउंट क्रिएट किया। तो वो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू दिस एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। जैसे ही आप वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको इट विल आस्क यू टू रजिस्टर विद जीसी की, एंड देन इट विल टेक यू टू अ नेक्स्ट पेज वेयर आप जाकर उनका एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पर जाके साइन अप कर सकते हैं। सो इस इंटायर एप्लीकेशन में मैं उनका एक पेड रिप्रेजेंटेटिव था। सो अनपेड रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन दैट यू हैव टू सबमिट, व्हिच आई विल कवर इन दिस वीडियो फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो वंस यू आर साइंड इन, यू कम टू दिस पेज एंड यहाँ पे इस पेज पर आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यू कैन स्टार्ट अप विद योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको स्टार्ट एन एप्लीकेशन। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई टू कम टू कनाडा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क यू फॉर अ पर्सनल reference code. Just ignore this, don't do anything about it. So the next question is determine your eligibility and apply online. So उसका 3 options आ रहे हैं, visitor visa, express entry और international experience। So obviously हम visitor visa के लिए apply कर रहे हैं, तो visitor visa पे हम क्लिक करेंगे। जब visitor visa पे क्लिक करेंगे तो ये हमको एक next पेज पे लेके जाएगा। सो ये बेसिकली एक प्रिंसिपल पे वर्कआउट करता है कि अगर हम अप्लाई कर रहे हैं विजिटर वीज़ा के लिए, तो उसमें एक प्राइमरी एप्लीकेंट होगा और एक सेकेंडरी एप्लीकेंट होगा। सो सबसे पहले हम प्राइमरी एप्लीकेंट के बारे में एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी एप्लीकेंट की डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंगली सबमिट करेंगे। सो इन माय केस इट इज़ माय मदर, सो आई विल कंसिडर माय मदर एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट। सो ये जो हम क्वेश्चंस के जो आंसर्स दे रहे हैं वो अपनी मदर के बिहाफ पे दे रहे हैं, जो कि प्राइमरी एप्लीकेंट है इस एप्लीकेशन में। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू लाइक टू व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। ऑब्वियसली हम विजिट के लिए आ रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। टेम्परेरी लेस देन 6 मंथ डालेंगे बिकॉज दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर आपके बेटर चांसेस होते हैं एक विजिटर वीजा के अप्रूवल के लिए। सो अगर हम सो less than 6 months is the best option. So the next question is select the code that matches the one of your passport. So obviously my mother is an Indian, so I will put in India over here. So just scrolling it down and looking for India. So here is India. So the next question is what is your current country। current country हमारी इंडिया है, तो हम यहाँ पर इंडिया डालेंगे। Okay, moving to the next question. So it is asking you, do you have a family member who is a Canadian citizen or a permanent resident and 18 years of age or older। तो यहाँ पर मैक्सिमम हम मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, इसकी डेफिनेशन हमको पता नहीं होती कि ये एक्चुअली में पूछ क्या रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं कनाडा में परमानेंट रेज़िडेंट हूँ या सिटिज़न हूँ, सो मैं सोचूँगा कि भई आई शुड क्लिक अ येस टू इट। बट अगर यहाँ पर हम एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं फैमिली मेंबर की, तो फैमिली मेंबर इज़ समबडी an applicant closest relatives in context of an application to IRCC. It is defined as a spouse or a common law partner, dependent children and their dependent children. Obviously मैं उनका बेटा हूँ, बट आई एम नॉट कंसिडर्ड द डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिकॉज डिपेंडेंट चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली द पर्सन शुड बी लेस देन 22 years ऑफ एज एंड इट शुड नॉट बी मैरिड। सो माय केस इज लिटिल डिफरेंट। ऑब्वियसली अगर आपके केस में आप लेस देन 22 years ऑफ एज हैं और अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पर क्लिक यस करेंगे, बट मेरे केस में यहाँ पर नो होगा। तो यहाँ पर व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैं अपनी मदर, मेरे केस में मैं अपनी मदर की डेट ऑफ बर्थ डालूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पर मैं फॉर द वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू मैं कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ पर उसको डालता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। सो ओके, वंस यू डू दिस यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट पेज। व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट पेज it will ask you another question, have you lived in Canada as a permanent resident। obviously यहाँ पर no डालेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमको लेके जाएगा तो इट विल आस्क यू आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ऑब्वियसली नो है। आपके केस में अगर यस है तो आप यस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो इट विल टेक अस टू अ पेज where it will ask you what is your marital status। so I will put married in my case, you can pick and choose accordingly to yourself। what is your province or territory of destination। so province of the territory of destination, obviously my mother is visiting me in British Columbia, so I can pick and choose over here British Columbia। then I click on next। so when I click on that, it will give us a result कि भाई हम eligible हैं या नहीं हैं। so it says according to the result that you are eligible to apply for a visitor visa to travel to Canada।
जाके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अभी हमसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, एंड ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ विजिट। तो बेसिकली लोगों के दो ही पर्पस होते हैं विजिट के। पहला होता है टू विजिट फैमिली और फ्रेंड्स, और दूसरा ऑप्शन होता है फॉर टूरिज्म। सो जो टूरिज्म वीज़ा होता है ये बहुत इसमें क्या होता है कि थोड़े कम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री है, या फिर उनका अच्छा खासा बिजनेस है, या उनका एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो आप टूरिज्म वीज़ा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं ट्रैवल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं ट्रैवल हिस्ट्री में कंसिडर कर रहा हूँ ट्रैवलिंग टू कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और ऑस्ट्रेलिया, नॉट टू दुबई, बैंकॉक और फिलीपींस। अगर आपके पेरेंट्स के पास यूएस वीज़ा है, अगर वो यूएस ट्रैवल कर चुके हैं, तो स्टिल वी हैव अ बेटर चांसेस टू अप्लाई इन द टूरिज्म कैटेगरी। बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो चेकआउट करता है कि भाई इस बंदे ने पहले से ही इसने ट्रैवल किया हुआ है दूसरी कंट्री में, और उस कंट्री पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड ऑल। सो ये हमारा केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर अगर अगर आपके पेरेंट्स रिटायर्ड हैं या वर्किंग हैं, वर्किंग क्लास हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट करूँगा कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं टू विज़िट फैमिली और फ्रेंड्स। सो फॉर दिस वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने खुद अप्लाई किया था। माय पेरेंट्स एज रिटायर्ड और वर्किंग पीपल। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर करेंगे, एंड हम उसके अकॉर्डिंगली ही एप्लीकेशन में आगे प्रोसीड करेंगे टू अप्लाई टू विजिट फैमिली एंड। How to submit your application, step by step process. So it has all the instructions. इसको go through करेंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमको एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है। सो जो डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स का। सो बेसिकली जो ये फॉर्म हम भर रहे हैं, ये फॉर्म हम दो भर रहे हैं। एक फॉर्म हम प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए भरेंगे, जो मेरे केस में मेरी मदर का है पहले, और उसके बाद मेरे फादर का सेकेंडरी एप्लीकेंट है। आपके केस में कुछ भी हो सकता है। सो सबसे पहला फॉर्म है वो है एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा, और उसका नाम है IMM5257। सो बेसिकली हमें इसके टू वर्जन सबमिट करने हैं। एक वर्जन होगा मेरी मदर के लिए जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, और एक दूसरा वर्जन होगा मेरे फादर के लिए जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इस पे जाके क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। सो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पर हमको जाके इसको डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड करेंगे हम इसको, अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेंगे। सो IMM5257E, सो इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। सो ये हमारे डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगा। सो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा तो अब हम इसको, ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है, और उसके बाद हम इसको फिलअप करेंगे। सो मैंने पहले से ही अपनी मॉम का फॉर्म फिलअप किया हुआ है। सो लेट्स गेट ऑन टू इट एंड स्टार्ट फिलिंग। फॉरवर्ड फॉर्म है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो इसको हम अब स्टार्ट करते हैं फिलअप करना। सो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मांगता है कि यूसीआई। सो हमारे पास यूसीआई की कोई डिटेल नहीं है, तो यहाँ पर हम यूसीआई की बॉक्स को हम ब्लैंक छोड़ेंगे। वांट सर्विस इन इंग्लिश, वीज़ा रिक्वेस्टेड, विजिटर वीज़ा डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पर मदर की प्रॉपर पर्सनल डिटेल्स, उनका नाम डालेंगे, उनके बाद उनके सिटीजनशिप डालेंगे, करंट कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पर उनका जो करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आएगा, कंट्री ऑफ टेरिटरी, सिटी स्टेशन स्टेटस हो गया हमारा सिटीज़न। उसके बाद हम डालेंगे उनकी प्रॉपर पर्सनल डिटेल्स, उनकी पासपोर्ट डिटेल्स डालेंगे, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स डालेंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि आप जो ये इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं बहुत अच्छे से ध्यान से भरें, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एप्लीकेशन है। सो यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर, यहाँ पर ये एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कवर करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफ़ यू विश टू ऑथराइज the release of information from your application to a representative, indicate their email address in this section and on the IMM 5476 form. So basically
मैं अपनी मदर का अनपेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सो इसमें ये मेरी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन आएगी। सो जो करंट मेलिंग एड्रेस है, जो करंट मेलिंग एड्रेस है उसमें मेरा मेलिंग एड्रेस आएगा। सो ये मैंने अपना मेलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली है। सो अपार्टमेंट, यूनिट, कंट्री, टेरिटरी, स्ट्रीट नेम वगैरह यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाली है। उसके बाद हम यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस मांग रहा है, ये ईमेल एड्रेस मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, जिससे कि आईआरसीसी के साथ जितनी भी इंटरेक्शंस होंगी, चाहे वो बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट हो, चाहे वो पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट हो, या फिर उनसे वो हमसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगना चाहते हैं, तो दे विल टच बेस विद मी। सो यहाँ पर मुझे अपनी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर वो मेरी मदर का आएगा। सो यहाँ पर हम डिटेल्स डालेंगे और यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल अप करेंगे, covering up the district, postal code and every information. So उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ विजिट टू कनाडा। सो यहाँ पर what they are asking about the purpose of my visit. Obviously the purpose of the visit is family visit, and this is an important thing which we have to take care, indicate how long you plan to stay. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि जितना ये मिनिमम होगा उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इट लुक्स जेन्यून। सो मैंने यहाँ पर उनका जो टाइम फ्रेम डाला था वो 6 मंथ्स का डाला था, बट आई वुड रेदर रिक्वेस्ट कि अगर आप बिटवीन 1 to 2 months डालेंगे तो you have a better chances of getting the visitor visa approved as soon as possible as well. So इसमें next important thing जो है वो पूछ रहे हैं कि फंड्स अवेलेबल फॉर माय स्टे। सो यहाँ पर कैलकुलेटिंग सम अमाउंट ऑफ फॉर 6 मंथ्स की कितना वो स्पेंड कर पाएंगी, तो मैंने यहाँ पे $16,500 डाला था। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप $16,500 ही डालें। अगर आपने एक महीने का डाला है तो आप $5,000 भी डाल सकते हैं, $6,000 भी डाल सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप यहाँ पर अमाउंट डाल रहे हैं उसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन, आपको जस्टिफिकेशन दिखानी पड़ेगी कि उनके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है या नहीं है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मैंने $16,500 डाला है तो $16,500 ही स्पेंड करेंगी। हो सकता है वो कम भी स्पेंड करें, हो सकता है वो ज़्यादा भी स्पेंड करें। सो इट डिपेंड्स how she will be spending the money. The next question is about the name and address of the relationship any person that I will visit. So in this case, she is visiting me, so she will put in my information, my details, relationship to me, address in Canada. यहाँ पर उनकी बेसिक एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आएंगी, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आती है, सो जस्ट मेक श्योर यू चेक दिस आउट थॉरली, राइट के this is basically with relates to medical information, so you have to check every box over here. just make sure कि आप इसमें अच्छे से देख के फुलफिल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है सिग्नेचर सेक्शन फॉर द प्राइमरी एप्लीकेंट, जो मेरी मदर है। सो यहाँ पर क्या करना है, उनको अपना नेम टाइप करना है डिजिटली कीबोर्ड के थ्रू, एग्जैक्टली द सेम जिस तरह से वो पासपोर्ट में लिखा हुआ है। उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और वो यहाँ पर डिजिटली टाइप करना है कीबोर्ड के थ्रू, और यहाँ पर हमको अकॉर्डिंगली डेट सेलेक्ट कर देनी है। क्योंकि अगर हम इसको इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको हैंड साइन कराएंगे तो ये बार कोड को स्पॉइल कर देगा और सारी एप्लीकेशन स्पॉइल हो जाएगी। तो ये करने के बाद हमको क्या करना है, हमको फॉर्म को वैलिडेट करना है और बारकोड जनरेट करना है और उसको सेव कर देना है। सो ये देखो, जैसे कि यहाँ पर ये बारकोड जनरेट हो गया है, हमारी एप्लीकेशन प्राइमरी एप्लीकेंट की तैयार हो चुकी है, और इसको हमको जनरेट बारकोड करने के बाद इसको सेव कर देना है, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमको इसको अपलोड कर, सेव किया था उसको यहाँ पर हम आके अपलोड करेंगे। उसके बाद सिमिलरली हम इस जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैंने इनिशियली बोला था कि IMM5 to 57 जो फॉर्म है इसके 2 वर्जन्स हैं। सो अभी हमने अपने मदर का भरा था, अब हम यहाँ पर जाके अपनी फादर का इंफॉर्मेशन भरेंगे। तो इसमें हम सिमिलर प्रोसेस को यूज़ करेंगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म को हम क्लिक करके उसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद
डाउनलोड करने के बाद उसको हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद उसको हम सिमिलरली फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद सारी डिटेल्स जैसे हमने अपनी मदर की डाली थी, अपने फादर की उसके अकॉर्डिंगली डालेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि वो सिग्नेचर पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुँचेंगे, वहाँ पे वो जिस तरह से मेरे मदर ने वहाँ पे अपना नाम टाइप करके वो कीबोर्ड के थ्रू वो वहाँ पर जाके हमने इंफॉर्मेशन टाइप की थी, सेम एज़ द पासपोर्ट। जिस तरह से पासपोर्ट में नाम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही हम सेम टू सेम इंफॉर्मेशन फिलअप करके उसको सेव करके उसको वैलिडेट करके वो बारकोड जनरेट करने के बाद यहाँ पर आके अपलोड कर देंगे। सो उसके बाद हम नेक्स्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो हमें फिलअप करना है वो है हमारा 5645 फैमिली इंफॉर्मेशन। सो इस पे हमें क्या करना है, अगेन ये बोथ द एप्लीकेंट्स के लिए होगा, प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए भी होगा और सेकेंडरी एप्लीकेंट के लिए भी होगा। तो हमें ये अपने फादर के लिए और अपनी मदर के लिए दोनों के लिए फिलअप करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो अगेन इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म। सो सबसे पहले हम फिलअप करते हैं 5645 फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म अपने मदर के लिए जो प्राइमरी एप्लीकेंट हैं। सो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है जो मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पर हम जाके क्या टाइप ऑफ एप्लीकेशन हम कलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे विजिटर। और यहाँ पर जो सेक्शन ए है वो हमारा एप्लीकेंट का इंफॉर्मेशन है, जो हमारे वाले केस में हमारी मदर है। सो उसमें हम यहाँ पर जाके उनका नाम टाइप करेंगे जो एप्लीकेंट हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, विल अकम्पाई, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद हम उनका मैरिटल स्टेटस डालेंगे जो कि मैरिड है। स्पाउस की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन डालेंगे, विल अकम्पनी यू टू कैनेडा, जहाँ पर हम सेलेक्ट यस करेंगे क्योंकि मेरी मदर के साथ मेरे फादर अकम्पनी करेंगे, तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद उनके मदर की मेरी मदर की इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे फादर की इन्फॉर्मेशन आएगी। विल अकम्पनी यू टू कनाडा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नो होगा दोनों। उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर सेक्शन बी में यहाँ पर सेक्शन बी में चिल्ड्रन की इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, आई सर्टिफाई दैट आई डू नॉट हैव अ स्पाउस और अ कॉमन लॉ पार्टनर। अगर हम यहाँ पर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर में नो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको सिग्नेचर डाल के डेट डालनी पड़ेगी, जो कि हमारे केस में नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन बी में यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन आएगी। सो यहाँ पर मेरा नाम आएगा, यहाँ पे रिलेशनशिप आएगा सन, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा, मेरा प्रेजेंट एड्रेस आएगा, विल अकम्पनी यू टू कैनेडा, यहाँ पर नो आएगा क्योंकि मैं पहले से ही कनाडा में हूँ तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी अगर मेरी मदर के अगर 2 बच्चे हैं तो 2 की इन्फॉर्मेशन होगी, 3 बच्चे हैं तो 3 की इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। सो नेक्स्ट सेक्शन है ब्रदर एंड सिस्टर्स का। सो ब्रदर एंड सिस्टर्स का ये होगा, ये इन्फॉर्मेशन मेरे मेरी मदर भर रही है क्योंकि वो प्राइमरी एप्लीकेंट है। तो यहाँ पर उनके ब्रदर एंड सिस्टर की इन्फॉर्मेशन आएगी, जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। और यहाँ पर वो पूछ रहा है विल अकम्पनी यू टू कनाडा, तो यहाँ पर नो होगा। तो यहाँ पर सारे सेक्शन में अगर जितने भी ब्रदर सिस्टर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पे हम सेलेक्ट नो करेंगे। फाइनली सेक्शन डी में जाके यहाँ पे प्राइमरी एप्लीकेंट मेरी मदर थी, तो वो यहाँ पर जाके सिग्नेचर करेंगी और यहाँ पर डेट टाइप करेंगे। सो अगर हम इस फॉर्म को डाउनलोड करके और सेव करने की कोशिश करेंगे थ्रू गूगल या थ्रू एडोबी, सो ये हम नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को अपनी मदर को भेज देंगे। वो इसको प्रिंट आउट निकाल के इसको हैंड साइन करके उसको स्कैन करके मुझको वापस भेज देंगी और मैं इसके अकॉर्डिंगली फिर पे यहाँ पर जाके उसको अपलोड कर दूंगा। सिमिलरली दैट्स द सेम थिंग दैट आई हैव फॉर माय फादर। सो क्योंकि एज आई मेंशन के बोथ द एप्लीकेंट्स 5645 की इंफॉर्मेशन को सबमिट करना है, 5645 की इंफॉर्मेशन को सबमिट करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हम 5645 अगेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। ये अब मेरे फादर के लिए होगा क्योंकि मेरी प्राइमरी एप्लीकेंट मेरी मदर थी। तो इसको सिमिलरली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजिटर डालेंगे और सिमिलरली हम सेम इंफॉर्मेशन डालेंगे यहाँ पे। So document that we have to submit is use of family member representative for online application IMM 5713. So this is basically required in terms of when we have multiple applications. So over here we are having multiple application. We have a primary applicant and we have a
secondary applicant. So over here, my primary applicant is my mother and my secondary applicant is my father. So my mother becomes a family representative. So she has to fill up this form. So we will click on this form. So when we click on this form, it will take us to a page where it shows us as a form. So over here, the family member representative. So my family member representative is now my mother, who is representing माय फादर. सो ओवर हेयर यहाँ पर उनकी डिटेल्स आएंगी, उनका फैमिली नेम आएगा, गिवन नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा और यहाँ पर आएगा इंफॉर्मेशन ऑन द फैमिली मेम्बर्स. तो यहाँ पर मेरी मदर की, ये मेरी मदर यहाँ पर प्राइमरी एप्लीकेंट है और यहाँ पर सेकेंडरी एप्लीकेंट मेरे फादर हैं. तो यहाँ पर फादर की डिटेल्स आएंगी और उसके बाद ग्रांटिंग परमिशन टू द फैमिली मेंबर रिप्रेजेंटेटिव. सो ओवर हेयर यहाँ पर मेरे फादर मेरी मदर को परमिशन ग्रांट कर रहे हैं फॉर फैमिली मेंबर रिप्रेजेंटेटिव. तो यहाँ पर मेरे फादर के सिग्नेचर आएंगे और यहाँ पर डेट आएगी और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ अ फैमिली मेंबर रिप्रेजेंटेटिव. तो यहाँ पर मैं मेरे जो मदर है वो डिक्लेयर कर रही है एज अ फैमिली मेंबर रिप्रेजेंटेटिव. तो यहाँ पर उनका सिग्नेचर आएगा और उनका डेट आएगा. सो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद हम उनको ये फॉर्म भेजेंगे, वो उसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको हैंड साइन करके इसको स्कैन करके मुझको भेजेंगी और उसके अकॉर्डिंगली मैं इस फॉर्म को अपने पोर्टल में जाकर यहाँ पर जाकर मैं अपलोड कर दूंगा. So the next step in the application is use of a representative IMM 5476 which is required. So मैंने जैसे बताया था कि I am the unpaid representative representing my mother. So this form needs to be filled up by me because I am the unpaid representative and I am representing my mother. सो ये फॉर्म मेरे लिए है और ये मुझको फिलअप करना है और अकॉर्डिंगली हमको अपलोड करना है टू कंप्लीट द एप्लीकेशन. सो इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक फॉर्म निकल के आएगा, यूज़ ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म. सो यहाँ पर ये पूछ रहा है आई एम अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव. सो इन केस आई एम अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव आई हैव टू कंप्लीट सेक्शन ए बी एंड डी. तो सेक्शन ए में एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर प्राइमरी एप्लीकेंट मेरी मदर हैं. तो उसमें मैंने यहाँ पर उनकी अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला, उनकी डेट ऑफ बर्थ डाली. तो ए बी एंड सी. सो बी में अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. सो यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन आएगी क्योंकि मैं उनका अनपेड रिप्रेजेंटेटिव था. तो यहाँ पर मेरा फैमिली नेम आएगा, मेरा गिवन नेम आएगा. सो नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि इज कंपनसेटेड एंड इज कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड. अगर अनकंपनसेटेड है तो कौन से सेक्शन में आता है. तो यहाँ पर हम फ्रेंड और फैमिली मेंबर सेलेक्ट करते हैं. फ्रेंड और फैमिली मेंबर सेलेक्ट करने के बाद क्या कर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमारा योर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. सो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर मेरा नाम आएगा और मेरी सारी डिटेल्स आएगी, मेरा मेलिंग एड्रेस आएगा, मेरा टेलीफोन नंबर आएगा, मेरा ईमेल एड्रेस आएगा. सो यहाँ पर नेक्स्ट आता है योर रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेरेशन. सो ये डिक्लेरेशन मेरी तरफ से होगी तो यहाँ पर मेरे सिग्नेचर आएंगे और मेरे को यहाँ पे डेट डालनी है. तो उसके बाद हम डी सेक्शन में चलते हैं. सेक्शन डी में योर डिक्लेरेशन. तो यहाँ पर ये मेरी मदर डिक्लेरेशन कर रही है दैट आई डिक्लेयर दैट आई फुली एंड ट्रूथफुली आंसर ऑल क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्म एंड अटैच एप्लीकेशन इफ एप्लीकेबल. तो यहाँ पर मेरी मदर के सिग्नेचर आएंगे, वो यहाँ पे डेट डालेंगी और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर. यहाँ पर कोई स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन नहीं है तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ ब्लैंक करेंगे. तो इसमें मैंने क्या किया, ये फॉर्म फिलअप करके उनको उनको भेजा. उन्होंने उसका प्रिंट आउट निकाला, उसको मेरी मदर ने हैंड साइन किया और उन्होंने मुझे भेजा, ऑब्वियसली ईमेल के थ्रू भेजा. और उसके बाद मैंने खुद उस पर सिग्नेचर करके इसको सेव करके और मैंने यहाँ पर जाके इसको अपलोड कर दिया. Supporting documents. So when you are about to submit your application, so make sure you familiarize yourself with all the information and the steps which are required in terms of uploading your documents. So हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम साइज़ ईच फाइल का कितना होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से फॉर्मेट हमें यूज़ कर सकते हैं. सो इसमें उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मैक्सिमम साइज़ फॉर ईच फाइल इज़ 4 MB
4 मेगाबाइट्स एंड ये फॉर्मेट है जो एक्सेप्टेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट। और अगर आपकी जो फाइल का साइज़ है तो अगर 4 MB से ज़्यादा है तो आपको वो कंप्रेस करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। सो यू मेक श्योर दैट यू गेट फेमिलराइज विद ऑल दिस इंस्ट्रक्शन बिफोर वी स्टार्ट अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर द एप्लीकेशन। फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो पहले हम अपनी मदर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्राइमरी एप्लीकेंट है। उसके बाद हम अपने फादर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो सेकेंडरी एप्लीकेंट। Next step is basically passport. So in this case it will be the passport of the principal applicant जो कि मदर थी मेरी केस में। सो मैंने बेसिकली क्या किया, उनका स्कैन कॉपी किया फर्स्ट पेज का, लास्ट पेज का, और अगर बीच में कोई वीज़ा स्टैम्प्ड है तो मैंने वो उसका स्कैन किया, उनको कंबाइन किया एक सिंगल पीडीएफ डॉक्यूमेंट में और उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग चीज़ होती है इनविटेशन लेटर। सो इनविटेशन लेटर वो भेजता है जो इनवाइट कर रहा है। तो मेरे केस में इनविटेशन लेटर मेरी तरफ से आएगा विद ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, बिकॉज मैं अपनी मदर को इनवाइट कर रहा था इनविटेशन लेटर में। सो इनविटेशन लेटर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डालनी होती हैं जो हम आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। अगर लेटर ऑफ इनविटेशन टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें हमें बताना है कि इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्सन राइटिंग द लेटर ऑफ इनविटेशन। सो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें पहला पार्ट होता है यू मस्ट इंक्लूड दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन यू आर इन्वाइटिंग। सो किसको इनवाइट कर रहे हैं, तो मेरे केस में मेरी मदर थी तो मैंने उनका कंप्लीट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, और यू मस्ट इंक्लूड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। सो ये इनविटेशन लेटर हम बेसिकली वर्ड फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या गूगल में भी लिख सकते हैं और इसका एक फॉर्मेट होता है। सो अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने ये मैं शो कर रहा हूँ लेटर ऑफ इनविटेशन जो मैंने लिखा था। सो मैं ये जो इनविटेशन लेटर है इसका इसका एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप देखकर उसके अकॉर्डिंगली आप इनविटेशन लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारी एप्लीकेशन में बहुत ही काम आती है। हम इसको वहाँ पर जाके अपलोड कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ मैरिज लाइसेंस और सर्टिफिकेट। सो अगर आपके पेरेंट्स के पास मैरिज लाइसेंस और सर्टिफिकेट है जो इंग्लिश या फ्रेंच में है तो आप यहाँ पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास मैरिज लाइसेंस या सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में मैरिज लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होते थे। मेरे केस में भी यही था। तो अगर हमारे पास मैरिज लाइसेंस या सर्टिफिकेट नहीं है तो मैंने क्या किया था, या आप ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट एक स्कैन पासपोर्ट में जहाँ पर स्पाउस और हस्बैंड का जो सेक्शन होता है लास्ट पेज पे उसको स्कैन करके वो भी अपलोड कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें ये आइडेंटिफाई कर सकें कि बोथ ऑफ देम आर मैरिड टू ईच अदर, तो वो भी हम स्कैन करके पीडीएफ लगा के उसको यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स के पास पासपोर्ट फ़ोटो हैं तो वो सिंपली स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर दें। अगर उनके पास पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने फ़ोन से, अपने स्मार्टफ़ोन से फ़ोटो खींच के विद वाइट बैकग्राउंड, गुड लाइटिंग एंड नो स्माइलिंग, आप वो खींचकर उसको स्कैन करके भेज सकते हैं और वो यहाँ पर आके अपलोड कर सकते हैं। और उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डिजिटल फ़ोटो की, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इमेज साइज़ क्या होना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, तो वो फ़ोटो हम यहाँ पर आके अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट वी हैव इन द लिस्ट इज़ पर्पस ऑफ ट्रैवल। सो यहाँ पर वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या पर्पस है ट्रैवल का। सो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहे हैं यू मस्ट सबमिट अ प्रूफ दैट यू आर कमिंग टू कनाडा फॉर अ टेम्पररी विजिट। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, स्कैन कॉपी ऑफ योर फ्लाइट टिकट्स डिपार्टिंग टू कनाडा, योर ट्रैवल आइटनरी। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमको टेंशन लेने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बेसिकली एक सिंपल
लेटर लिख सकते हैं और इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो बेसिकली एज अ टेम्परेरी विजिट ही है। सो इस लेटर में हम कुछ चीज़ें कवर कर सकते हैं, जैसे हम कवर कर सकते हैं कि इंटेंट ऑफ ट्रैवल, बेसिकली इंटेंट ऑफ ट्रैवल क्या होगा, या इट्स लाइक विजिटिंग द फैमिली। उसके बाद हम उसमें डाल सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रैवल आइटनरी दैट वी हैव। सो ये प्लेसेस पे हम ट्रैवल करेंगे, तो ये एक बहुत ही सॉलिड केस बन जाता है कि हमें पता है कि हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ हम उसमें डाल सकते हैं कि हम कितने टाइम के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे, राइट। सो उसका टाइम फ्रेम डाल सकते हैं। सो और उसके बाद अगर हमारी कोई ऑनगोइंग कमिटमेंट्स हैं हमारे बैक होम में, तो वो हम डाल सकते हैं। तो बेसिकली हम ये यहाँ पर ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम जो कनाडा आ रहे हैं वो एक टेम्पररी विजिट के लिए आ रहे हैं, टेम्पररी विजिट टू फैमिली के लिए आ रहे हैं। अगर हम एम्प्लॉयड हैं तो हम अपने अगर हमने लीव ली हुई है तो उस लीव की एक इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं कि हमारी लीव इस दिन से इस दिन तक के लिए अप्रूव है। अगर हमारा बिजनेस है तो हम अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं एज अ सपोर्ट कि भाई हमारा बिजनेस है, तो उस बिजनेस की वजह से हमको वापस जाना पड़ेगा। अगर हमने अपना बैक होम में जो घर लिया हुआ है वो लीज पे है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। सो बेसिकली हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस लेटर के अंदर डालेंगे, जिससे कि हमें जो वीज़ा ऑफिसर है उसको ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये जो हमारा विज़िट है वो टेम्परेरी विज़िट है। सो इसके रिलेटेड मैंने एक लेटर भी डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में, सो आप उसको रेफ़र करके देख सकते हैं कि जो 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 पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो उसमें हम क्या-क्या डाल सकते हैं। सो वो सब करने के बाद हम यहाँ पर उसको जाके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जैसे हमारे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे रिलेशन हमारे बैक होम कंट्री में दिलाते हैं, जिनकी वजह से हमें वापस इंडिया जाना पड़ेगा या वापस हमें अपनी होम कंट्री जाना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर हमारे पास सेगमेंटेड नहीं है, सेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हम क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में उसको डाल सकते हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बट हमें क्या करना होगा कि उसको एक सिंगल पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा, अदरवाइज स्पेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। है जो हमारा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में हमको प्रूव करना है कि हाउ आई एम रिलेटेड टू माई मदर। सो अगर हम इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक, तो ये बताता है कि एक बर्थ सर्टिफिकेट जो दिखाए जिसमें मेरे पेरेंट्स का नाम हो, या फिर अगर हमारे पास वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे पास उसका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम अपने पासपोर्ट का जो हमारा लास्ट पेज होता है जिसमें हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, उसको भी स्कैन करके हम यहाँ पे डाल सकते हैं। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। मूविंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड। सो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है कि हमको क्या क्या डालना चाहिए। सो मेरे केस में मैंने क्या डाला था, अपनी मदर का 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट डाली थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा वर्कआउट करती है, और उसके अकॉर्डिंगली बैंक स्टेटमेंट में जस्ट मेक श्योर कि वो जो जो स्टेटमेंट में जो पैसे दिखाई दे रहे हैं वो इंस्टेंट पैसे नहीं होने चाहिए, वो कंटिन्यूटी में होने चाहिए। एटलीस्ट 3 मंथ्स डाउन द लाइन वो कंटिन्यूटी में दिखाई देने चाहिए। अगर अगर आपको अपने आपके पेरेंट्स वर्किंग है तो आप अपने पेरेंट्स की पे स्टब्स भी दिखा सकते हैं। But I think this is sufficient enough as a means of financial support just to show at least 6 months of बैंक स्टेटमेंट। अगर एक बैंक में है तो एक बैंक की बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, अगर दो बैंक में है तो दो बैंक की बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, टू मेक योर केस अ सॉलिड केस, जिससे कि ये लगे कि इस इंसान के पास जो विजिटर वीज़ा पे आ रहा है उसके पास अपने आप को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं। तो ये बैंक स्टेटमेंट आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं तो अपना अपना जो भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है रिटायरमेंट का, जो जहाँ पर भी हमारी पेंशन आ रही है, तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल के हम यहाँ पर उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो सिमिलर इन्फॉर्मेशन हमें अपने मेरे वाले केस में अपने फादर की भी डालनी है, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, डिजिटल फ़ोटो, ऑल द इन्फॉर्मेशन जो हमने अपनी मदर की भरी थी, सिमिलर इन्फॉर्मेशन हमको भर के उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर फाइल को अपलोड कर देना है। जस्ट बेसिकली जस्ट मेक श्योर दैट यू कैटेगराइज द डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रॉपर मैनर।
so it is very easy for the the visa officer to check out your documentation. So जब हम ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आएगा फीस का, तो उस ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। वो मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं एक्चुअली में एप्लीकेशन कर नहीं रहा हूँ, एप्लीकेशन में कर चुका हूँ। सो जस्ट फॉर द वीडियो पर्पज़ यहाँ पर पेमेंट फ़ीस का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करेंगे और उसके बाद वो डिटेल मांगेगा आपसे आपके बारे में, क्योंकि आपकी मदर, मेरे केस में मेरी मदर थी प्राइमरी एप्लीकेंट, तो वो उसमें उसकी डिटेल्स भरनी होगी और अकॉर्डिंगली हम अपनी पेमेंट करेंगे। सो एक बार पेमेंट जब हो जाएगी तो वो एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर के पास जाएगी और वीज़ा ऑफिसर उसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद अकॉर्डिंगली दे विल गिव यू इंस्ट्रक्शन अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो मेरे केस में हुआ था, विद इन 2 days बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आ गई थी और बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आने के बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली मैंने आगे जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो प्रोवाइड करी। इन 20 days हमारा पासपोर्ट, मेरी मदर का पासपोर्ट विजिटर वीज़ा के साथ स्टैम्प होकर आ गया था। एट लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है या आपको कुछ ऐसा लगा है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मैं अपना फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो यू कैन ऑल्सो जॉइन मी ऑन माई फेसबुक लिंक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड